गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले एक वीडियो में हम कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड थे, अब ये सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे से क्वेश्चन पूछ रखा है कि लोह युगीन यूनानी सभ्यता के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो ये प्रसिद्ध नगरों के नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नाम क्या है दोनों नगरों के? एथेंस और स्पार्टा। एगोरा क्या है? यूनान में होमर युग में क्या था? एगोरा एक संतृप्त नागरिकों की सभा थी। इलियड और ओडिसी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इलियड्स और ओडिसी का। तो यूनान के महान कवि हैं होमर, उन्होंने इलियड्स और ओडिसी की रचना की थी भाई। ये महाकाव्य माने जाते हैं, जैसे भारत में रामायण और महाभारत को माना जाता है, ऐसे यूनानी इतिहास में इनको माना जाता है। उसके बाद है एथेंस, जो एथना देवी की जो मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपके 2 नंबर में आ भी जाता है। फिडियस ने करवाया था एथेंस नगर में। फिर है यूनान के किस विचारक को विष दे करके मृत्युदंड दिया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पॉलिटिकल साइंस में भी पूछ लिया जाता है। तो सुकरात को क्या है विष दे करके मृत्युदंड दिया गया था उनके विचारों के कारण, जो उनसे घृणा करते थे उन्होंने भड़का दिया था शासक वर्ग को। फिर है डेलियन संघ। डेलियन संघ क्या था भी? यूनानी राज्यों ने एथेंस राज्य के नेतृत्व में ईरान को, फारस को पराजित करने के लिए, उसके साथ युद्ध करने के लिए एक सुरक्षा संघ बनाया था, जिसको डेलियन संघ कह करके पुकारा जाता है। फिर है पेरिक्लेस। पेरिक्लेस ये भी पेपर में आया हुआ है भाई 2 नंबर में, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो यूनान का प्रसिद्ध शासक था भाई, एथेंस का प्रसिद्ध शासक ये माना जाता था, और इसके शासन काल को यूनान में क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एजियन सभ्यता। कांस्ययुगीन यूनान की सभ्यता को मोनियन सभ्यता या एजियन सभ्यता या क्रीट की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और यह सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 के आसपास था। यानी यूनान में लोह युगीन सभ्यता शुरू होने से पहले की जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, उसको एजियन, क्रीट या मिनियन सभ्यता कह करके पुकारा गया है। फिर है वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक किसको माना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार बड़े लेवल के जब हिस्ट्री के एग्जाम होते हैं वहाँ पूछ लिया जाता है। तो थ्यूसिडाइड्स है। द ट्रोजन वीमन, ये भी आपका पेपर में 2 नंबर में आया हुआ है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, और हमने साथ में पी लिख भी रखा है भाई। तो ये इसकी रचना यूनानी नाटककार यूरिपाइडेज ने की थी भाई, और इसमें यूनान की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसके बारे में वर्णन इसमें किया गया है। पहला ओलंपिक खेल किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो 776 ईस्वी पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? पहला ओलंपिक खेल यूनान में, ग्रीस में खेला गया था भाई। फिर है पेरिक्लेस का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये एथेंस में हुआ था। विश्व में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ? या जैसे कई बार भारत में पूछ लिया जाता है तो हम 1100 1000 ईस्वी के आसपास बोलते हैं, तो यहाँ भी 1100 के आसपास हुआ था। प्राचीन यूनान का महान चिकित्सक कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये हिपोक्रेटस क्या है? प्राचीन यूनान का महान चिकित्सक माना गया है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें भी क्या है, यूनान में आधुनिक तर्कशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो सुकरात को कहा जाता है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ये भी इम्पोर्टेंट है भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो अरस्तु ने भाई। लोह युगीन रोम नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 753 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोम नगर की स्थापना किसने की थी? पौराणिक कथाओं के आधार पर माना जाता है कि रोमलस और टॉमस नामक 2 भाई थे, जिन्होंने क्या किया था? रोम नगर की स्थापना की थी, और इसी को आगे चल करके रोमन साम्राज्य, बड़ा इसका विस्तार होता है, फिर इसको रोमन साम्राज्य कहा जाता है। रोम सभ्यता में गणतंत्र काल कब से कब तक माना जाता है? ये कई बार क्या होता है, छोटे लेवल के जो एग्जाम आते हैं वहाँ पूछ लिया जाता है। तो 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक, 509 to 27 इसका क्या है? टाइम पीरियड माना गया है भाई। फिर है रोमन साम्राज्य के समाज के 2 मुख्य वर्ग कौन से? तो एक पैट्रिशियन है, इम्पोर्टेंट है भाई, और एक प्लेबियन है। प्लेबियन तो कौन होता था? जो जनसाधारण वर्ग होता था, जिसके पास कोई अधिकार नहीं थे,
सिर्फ कर्तव्य थे ऊपर के वर्ग की सेवा करने का। और पैट्रिशियन कौन था? जो कुलीन वर्ग था, उच्च वर्ग था, जिसको सारे अधिकार मिले हुए थे, वो पैट्रिशियन था भाई। और आगे चल करके हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में इन दोनों में क्या है, संघर्ष चलता है और प्लेबियन को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। फिर है 12 तख्तियों का कानून, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आपका 2 नंबर में भी आ जाता है। तो रोमन साम्राज्य में जनसाधारण के लिए क्या है, 12 पट्टियों के ऊपर कानून लिखे गए और उनको चौराहे पर टांग दिया गया, तो इनको 12 तख्तियों का कानून कह करके पुकारा जाता है। जो पैट्रिशियन और प्लेबियन के संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्लेबियन के लिए कुछ कानून बने थे और 12 तख्तियों पर लिखे गए थे। नेक्स्ट है भाई हमारा, जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था? अगर आपसे कोई पूछे तो जूलियस सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैसे देखो, अगर हम वर्तमान कैलेंडर की बात करें तो जुलाई और अगस्त जो है रोमन साम्राज्य के 2 महान शासक, वैसे जूलियस सीजर को उसने राजा नहीं बना था, डिक्टेटर की उपाधि उसने धारण की थी, अगस्टक राजा बना था प्रॉपर। तो अगस्टक के नाम पर अगस्त और जूलियस के नाम पर जुलाई महीना वर्तमान समय में माना जाता है भाई। फिर है जूलियस सीजर डिक्टेटर कब बना था? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पेपर में आया हुआ। तो 47 ईस्वी पूर्व, 47 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, ये डिक्टेटर बना था भाई। और फिर इसका टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 6 महीने के लिए डिक्टेटर बनाया जाता था भाई, जो सारी सत्ता को देखता था। फिर रोमन साम्राज्य में किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कह करके पुकारा जाता है? तो अगस्टक के टाइम पीरियड को माना जाता है। प्रिंसेस या प्रिंसपेट, विजयी सेनापति और इम्पेटेटर, राज्य का प्रथम नागरिक की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? अगस्टक को प्रदान की गई थी भाई। ये प्रिंस पेट कई जगह मिल जाता है भाई, तो ये इन्हीं से रिलेटेड है। फिर है रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम से बदल करके कुस्तुनतुनिया कब रखी गई थी? कॉन्स्टेंटाइन ने। और किसने रखी थी? तो ये कॉन्स्टेंटाइन ने रखी थी भाई। और हमें पता है कि आगे चल करके क्या होता है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। फिर जो यूरोपीय व्यापारी हैं वो खोज करते हैं नए मार्गों की और भारत की तरफ बढ़ते हैं ये। फिर उसके बाद है ग्लेडिएटर क्या है? तो रोमन साम्राज्य में तलवारबाजी के खेल को ग्लेडिएटर कह करके पुकारा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई आपका। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 जेरूसलम से या येरूशलेम से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है बेथलहम, वहाँ इनका जन्म हुआ था भाई। और हम हिस्ट्री में टाइम को काउंट भी इन्हीं के जन्म से ही लेकर के करते हैं भी। डेबिलो गैलिको और डेबिलो सिबली, ये क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई हमारा। ये जूलियस सीजर की रचनाएं हैं भाई। जो रोमन डिक्टेटर था जूलियस सीजर, उसने डेबिलो गैलिको और डेबिलो सिबली लिखे थे। प्योनिक युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता। तो 3 प्योनिक युद्ध हुए थे भाई। और ये रोम और कार्थेज, रोमन साम्राज्य और कार्थेज के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसको प्यूनिक युद्ध कह करके पुकारा जाता है। पैक्स रोमेना क्या है भाई? अगस्टक के काल को रोम के इतिहास में पैक्स रोमेना, रोम की शांति का युग कह करके पुकारा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। फिर है भारत की कालीन जो सभ्यता है उसको क्या नाम दिया जाता है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, पेंटेड क्ले वेयर कल्चर इसको कह करके पुकारा जाता है। मृदभांड मतलब मिट्टी के जो मटके बर्तन वगैरह हमें मिले हैं और वो किस कलर के हैं, कैसे बनाए गए, उसके आधार पर क्या है, यहाँ टाइम पीरियड को काउंट किया जाता है, कई बार देखा जाता है। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, हर उसमें पढ़ते हैं हम। फिर है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद का समय क्या था? तो 9वीं से 13वीं सदी, या कई जगह क्या 5वीं से 15वीं सदी भी देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये आपका है। तो ये सामंतवाद का टाइम पीरियड है भाई। होमेज उत्सव क्या है? राजा द्वारा एक उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें सामंतों को या अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बुलाते हैं और उसमें भूमि उनको प्रदान की जाती है, तो ये होमेज उत्सव कहलाता है भाई। फिर है फीफ क्या है? तो सामंतवादी व्यवस्था में जो भूमि का टुकड़ा होता था जो राजा के द्वारा सामंतों को दिया जाता था, उसको फीफ कहा जाता था भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्फ क्या है? तो सामंतवादी व्यवस्था में सर्फ क्या होता था?
जो सामंतवादी व्यवस्था में कृषक दास को सब कहा जाता था। मेनर या मेनार क्या है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया भी हुआ, आपको पे दिखाई भी दे रहा होगा। मेनर का अर्थ है कृषि योग्य गांव की भूमि होती है। सामंतवाद में मेनर एक गांव या कस्बा होता था जहां सामंत का दुर्ग भी होता था, किसान भी होते थे, दास भी होते थे, चर्च भी होता था, सब यहाँ निवास करते थे भाई। फिर है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 2 नंबर में आपका आ सकता है। फ्यूडलिज्म जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। राजा अपने अधिकारियों को भूमि प्रदान करता था जो सामंत कहलाते थे, और इसी व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कह करके पुकारा जाता है। फिर है धर्म युद्ध। विश्व इतिहास में धर्म युद्धों को, या क्रूसेड भी इनको कई जगह है मिल जाता है, ऐसे क्रूसेड या क्रूसेड कुछ ऐसे मिलता है। तो ये क्या है, धर्म युद्ध क्या है, यरूशलेम या जेरूशलेम को लेकर के ईसाई और मुसलमानों के बीच में युद्ध लड़े गए थे। और ये कब से कब तक हुआ था, 1095 से 1291 तक, 1095 टू 1291 तक ही क्या है आपके धर्म युद्ध लड़े गए थे। टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए भी। फिर है टेली या टेलर्स क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामंतवाद में भूमिहीन कृषकों के संचित धन पर जो कर लगाया जाता था उसको टेली या टेलर्स कह करके पुकारा जाता था, या भूमिहीन कृषकों से जो कर लिया जाता था वो था टेली या टेलर्स भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कमी। अब ये सामंतवादी व्यवस्था से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सामंतवाद में कृषक दास को कमी कह करके पुकारा गया है। इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे ही कोई जनसाधारण और शासक वर्ग के बीच कोई समझौता होता है, बड़ा कोई समझौता होता है, तो उसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा था क्या, इंग्लैंड में राजा और सामंतों के बीच में क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था, और इसको इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाई। ये 2 बार क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, ये वाला जो है ये हम कर चुके हैं। तो ये इंग्लैंड का जो मैग्ना कार्टा है, ये 1215 ईस्वी में इंग्लैंड और सामंतों ने क्या किया था, अपने अधिकारों के लिए राजा जॉन के साथ ज़बरदस्ती मैग्ना कार्टा ये पर समझौते पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसको इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये घटना कब घटी थी, 1215 में। उसके बाद है टिथ या टाइथ भी, इसको कई जगह ये मिल जाता है भाई। तो ये क्या है, ये भी कर है भाई, जो धार्मिक कर है, और चर्च किसानों से जो कर लेता था उसको कहा जाता था। राजा चक्षु ने हस्तिनापुर में बाढ़ आने के बाद किसको अपनी राजधानी बनाया था। ये कई बार क्या है, बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ ये पूछा गया है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के जो इतिहास के बारे में पढ़ते ही हम चैत्री द्विसर मृदमान संस्कृति के टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो पहले राजा निचक्षु की जो राजधानी हस्तिनापुर है, यहाँ बाढ़ आई, और ये बाढ़ के कारण क्या होता है, इसका पतन हो जाता है। उसके बाद वो कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये आपको करना चाहिए भाई। उसके बाद है पोप। आप नाम तो कई बार सुनते ही हो। तो पोप क्या है, ईसाई धर्म में जो कैथोलिक शाखाएं बटी हुई थी, उसका प्रमुख जो अधिकारी था वो पोप कहलाता था। सेंट पीटर इस पद को प्राप्त करने वाले पहले संत थे भाई। और पोप का अगर हम बात करें तो प्रमुख निवास स्थान हमें पता है रोम है। रोम को पवित्र नगर राज्य भी कह करके पुकारा जाता है। कलूनी मठ, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आया भी हुआ है पेपर में, ये आपके 2 नंबर में। तो लगभग 910 ईस्वी में क्या हुआ था, 910 में कलूनी नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की गई थी। ये चर्च और राज्य के संबंध जो है उससे रिलेटेड है ये। तो यहाँ मठ बनाया गया था, और इसमें क्या है कि पादरी वर्ग काम कैसे करेगा, उनके नियम कानून कौन से रहेंगे, नियुक्ति कैसे करेंगे, रहेंगे कैसे, वो सब कुछ नियम कानून यहाँ बनाए गए थे। तो कलूनी सुधार आंदोलन चलाया गया था भाई ईसाई धर्म में। फिर उसके बाद है ग्रेगोरियस सप्तम। ये क्या है, 1073 से 1085 ईस्वी तक ईसाई धर्म के पोप ये रहे हैं भाई। और जर्मनी जो राजा है हेनरी चतुर्थ, इनके साथ इनका संघर्ष चलता है। एक लेसन है हमारा इस सेमेस्टर में जिसमें हम चर्च और राज्य के जो संघर्ष हैं उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ ये आपका आता है भाई। फिर उसके बाद है रोला। ये पोप अलेक्जेंडर तृतीय जो है भाई पोप, उसका नाम रोला था। अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। हमने बताया ना
कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने व्यापारिक मार्ग पर रोक लगा दिया, टैक्स बहुत ज़्यादा लिए। तो इसलिए यूरोपीय देश क्या करते हैं, अपने अपने यात्रियों को भेजते हैं, नाविकों को भेजते हैं दूसरे महाद्वीपों की खोज के लिए। और प्रॉपर उनको भारत की चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से बहुत सा सामान उनको चाहिए, मसाले वगैरह। तो कोलंबस निकलते हैं, ये स्पेन के हैं भाई, और ये जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पहुँच जाते हैं या किसकी खोज इनके द्वारा की जाती है, अमेरिका की खोज ये कर देते हैं। और कब यहाँ पहुँचते हैं, तो 1492 में पहुँचते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भी सारी चीज़ें। फिर है वास्को डी गामा। अब पुर्तगाली यात्री है वास्को डी गामा, वो भी इसी इच्छा से निकलता है और आशा अंतरिक्ष के रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचता है, भारत पहुँचता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और ये भारत में कब पहुँचता है, 1498 में पहुँचा है। इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17 मई 1498 में ये पहुँचा है। कहाँ पहुँचता है, किस बंदरगाह पर पहुँचता है, तो कालीकट जो बंदरगाह है उसके ऊपर ये पहुँचता है। और किस राजा ने इनका स्वागत किया था, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो हिंदू राजा जैमोरिन है जो इनका स्वागत यहाँ करता है भाई। उसके बाद दूसरे यूरोपियन यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। फिर है ओल्ड टेस्टामेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, पिछली बार पेपर में ये आया भी था। तो ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, यहूदियों का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कह करके पुकारा गया है। उसके बाद है न्यू टेस्टामेंट क्या था। तो न्यू टेस्टामेंट के बारे में बात करें तो यह ईसाइयों का सबसे अधिक पूजनीय ग्रंथ है। और इसका लेखक कौन था, सेंट पॉल इसका लेखक था। तो ओल्ड टेस्टामेंट पूछे, न्यू टेस्टामेंट पूछे तो आपको पता होने चाहिए भाई। उसके बाद बात करें विश्व की पहली कानूनी पुस्तक कौन सी है, तो मनुस्मृति है। ये भारतीय इतिहास से रिलेटेड है भाई। बहुत सी स्मृतियाँ हैं जिससे क्या भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी और ये कानून या विधान से संबंधित पुस्तक है भाई। फिर है बाइबल। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हर किसी धर्म के अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें बताई गई हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में क्या है, गीता है, या मुस्लिम धर्म में क्या है, कुरान है। ऐसे ही ईसाई धर्म का जो लोकप्रिय और पूजनीय जो ग्रंथ था वो क्या था, बाइबल था भाई। तो हमारे प्राचीन विश्व इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ कंप्लीट हो गए। थैंक यू।